हेलो फ्रेंड्स, हम डबल ए नोट्स से अपर लिम्ब की एनाटमी पढ़ रहे थे। तो अभी मैंने सोचा एनाटमी में ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो रट्टे वाली होती हैं, तो वो लास्ट में करेंगे। पहले हम डबल ए नोट्स से माइनर्स करते हैं। तो माइनर्स में सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री है, तो बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन में सबसे पहले विटामिन सी डिफिशिएंसी। विटामिन सी की डिफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। ठीक है, स्कर्वी में क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स होते हैं, मतलब स्फूलन गम में पिटिकियाई है। हीम आर्थरोसिस है। हीम आर्थरोसिस मीन्स ब्लड, आर्थरो मीन्स जॉइंट्स, ब्लड इन जॉइंट्स, जॉइंट्स के अंदर ब्लड एक्यूमुलेट होता है। इनीमिया इस वजह से हो रहा है क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, गम से भी ब्लीडिंग हो रही है, जॉइंट्स में भी ब्लीडिंग हो गई है। और पुअर वोंड हीलिंग होती है। पुअर वोंड हीलिंग इस वजह से होती है क्योंकि विटामिन सी का काम होता है कोलाजन की हाइड्रोक्सिलेशन करवाना। तो जब तक कोलाजन की हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगी तब तक ब्लड वेसल्स वीक होते हैं। तो और तब तक वोंड हीलिंग के दौरान भी कोलाजन की हाइड्रोक्सिलेशन लाजमी होती है। तो जब विटामिन सी नहीं है तो हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगी तो वोंड हीलिंग पुअर होगी। पैरी मीन्स अराउंड, फॉरिकल मीन्स हेयर फॉरिकल के अराउंड, और सब पेरियास्टियम बोन का जो आउटर लेयर होता है उसके बिलो, सब मीन्स बिलो, उसके बिलो हमारे पास क्या होते हैं? हेमोरेजेस होते हैं। और हेयर हमारे पास कार्कस्क्रू हेयर होते हैं, कार्कस्क्रू की तरह के हेयर होते हैं क्योंकि पेरीफोलिकुलर हमारे पास क्या है? हेमोरेजेस हैं, उसकी वजह से। विटामिन सी का अगर एक्सेस हो जाए तो फिर क्या होता है? नोजिया, वोमिटिंग, कैल्शियम ऑक्सलेट, नेफ्रोलिथियासिस। तो विटामिन सी के एक्सेस की वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट के किडनी स्टोन्स बनेंगे। तो विटामिन सी के एक्सेस में आपने जिन चीज़ों में हमारे पास विटामिन सी होगा वो आपने अवॉइड करने होंगे। जैसे हमारे पास लीमन है, सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं, ऑरेंज है, तो ये चीज़ें आपने नहीं खानी होंगी। साथ में कैल्शियम ऑक्सलेट जिस चीज़ में होता है वो भी कम यूज़ करना होता है, जैसे टोमेटो हो गया। तो ये चीज़ें। विटामिन डी 3 कोलकैल्सिफेरॉल उसको कहते हैं, और D2 को हम कहते हैं एर्गोकैल्सिफेरॉल। अब कोलकैल्सिफेरॉल स्किन में बनता है, जब हमारे कोलेस्ट्रॉल से बनता है। जब सनलाइट स्किन के ऊपर लगता है तो कोलेस्ट्रॉल से कोलकैल्सिफेरॉल बनता है, जो कि इनएक्टिव फार्म ऑफ विटामिन D3 है। इसके अलावा ये फूड्स में भी होता है, एनिमल फूड्स वगैरह में होता है, जैसे फ़िश में होता है, लिवर में होता है, और इसके अलावा और भी कुछ फूड्स में होता है, बीफ के लिवर में होता है। और इसके अलावा हमारे पास जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास मिल्क है, योगर्ट है, और विटामिन D2 उसको कहते हैं एर्गोकैल्सिफेरॉल। ये फिर प्लांट बेस्ड है, जो प्लांट वाले फूड्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। ये दोनों कन्वर्ट होते हैं किसमें? 25 हाइड्रोक्सी D3 में। तो देखें, एक कोलकैल्सिफेरॉल स्किन में भी बन रहा है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से जब सनलाइट लगेगा, और क्या है, फूड्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये एर्गोकैल्सिफेरॉल ये प्लांट्स में होता है, और ये दोनों हमारे पास D3 D4 ये इनएक्टिव फार्म है। ये कन्वर्ट होते हैं पहले लिवर में जाके 25 हाइड्रोक्सिल D3 ये, और 25 हाइड्रोक्सिल D2 बनेगा, ठीक है। लिवर में ये दोनों हमारे पास, इनके 25 जो कार्बन होता है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, और उस फार्म में ये लिवर में स्टोर होते हैं। और फिर ये लिवर से जाते हैं कहाँ पे? किडनी में। किडनी में इनके 1 कार्बन के ऊपर भी हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है, फिर ये एक्टिव फार्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसको फिर कहते हैं 125 डाईहाइड्रोक्सी D3, या फिर उसको कहते हैं कैल्सीट्राइओल। कैल्सी मीन्स वही है कैल्शियम या विटामिन D। ट्राईओल, ट्राई मीन्स 3, ओल मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब इसका एक तो एक ये कोलकैल्सिफेरॉल और एर्गोकैल्सिफेरॉल, ये देखो OL इनके लास्ट में लगा हुआ है। OL क्या है? जिसका फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा उनके एंड में हमारे पास OL लगता था, जैसे अल्कोहल होते हैं ना। तो इनमें एक हमारे पास हाइड्रोक्सिल पहले से है, दूसरा हाइड्रोक्सिल लिवर में जाके इनके साथ अटैच हुआ, तीसरा हाइड्रोक्सिल क्या है? किडनी में इनके साथ अटैच होता है। इस वजह से ट्राईओल इसको कह रहे हैं कि 3 हाइड्रोक्सिल वाले हमारे पास ये कंपाउंड होते हैं। तो ये किडनीज़ में जाके एक्टिवेट होते हैं। इसमें आपने यही याद रखना है, MCQ जा सकता है कि हमारे पास विटामिन D3 एक्टिवेट इन विच आर्गन, ठीक है, किडनी के अंदर। अच्छा, फिर है विटामिन D की डिफिशिएंसी और एक्सेस। डिफिशिएंसी में क्या होता है? रिकेट्स होता है। कहाँ? चिल्ड्रन में अगर डिफिशिएंसी होगी। इसमें क्या होते हैं? वीक बोन होते हैं, और उसकी वजह से हमारे पास जो बोन्स होते हैं हमारे पास वो इस तरह से हो जाते हैं, स्पेशली वेट बेयरिंग बोन्स। इस तरह से बॉड लेग होते हैं, इस तरह से कर्व्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो वीक होते हैं और उनके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, तो इस तरह से कर्व हो जाते हैं। बाकी तो स्ट्रेट होते हैं ना लोगों के जो लेग्स होते हैं, इनके हमारे पास इस तरह से कर्व्ड हो जाते हैं।
इसको कहते हैं रिकेट्स। और अगर बड़ों में हमारे पास विटामिन डी की डिफिशियंसी हो, उसमें फिर हमारे पास बोन्स वीक भी होते हैं और वो जल्दी फ्रैक्चर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, टूटते जल्दी हैं, ठीक है, उनमें फिर इस तरह से कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है, उसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी का एक्सेस जो होता है उसमें क्या होता है, अब विटामिन डी का फंक्शन आपको पता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करवाता है, कहाँ से, किडनी से, और कहाँ से करवाता है इसके अलावा, सॉरी, मेनली हमारे पास कैल्शियम को जीआईटी से भी एब्जॉर्ब करवाता है और किडनी से भी एब्जॉर्ब करवा सकता है। लेकिन विटामिन डी का अगर एक्सेस हो जाए तो फिर क्या है, ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जीआईटी से ज़्यादा एब्जॉर्ब करवा रहा है ना। तो फिर जब बहुत ज़्यादा हो गया कैल्शियम, ठीक है, तो वही विटामिन डी क्या है, किडनी से उस सारे को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो वो क्या है कि यूरिन में भी ज़्यादा जाएगा, उसको कहते हैं हाइपर कैल्सी यूरिया। यूरिया मीन्स यूरिन में जब ज़्यादा जाएगा तो वहाँ पर स्टोन्स भी बन सकते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट होता है एंड स्टूफर होता है। स्टूफर मीन्स बंदा जो है ओरिएंटेड कंडीशन या अल्टर्ड मेंटल स्टेट में होता है, या फिर सकते की हालत में होता है, बेहोश भी आप कह सकते हैं। विटामिन ई डिफिशियंसी, विटामिन ई की डिफिशियंसी होती है तो हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। हीमोलाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज, तो ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज जल्दी होती है, ठीक है, उसकी वजह से फिर क्या है, एनीमिया हो जाता है। एकंतोसाइटोसिस होती है। एकंतो मीन्स क्या होते हैं, स्पाइक्स, इस तरह के स्पाइक्स होते हैं आरबीसीज के, ठीक है, ये आरबीसी है, आरबीसी का इसका इस तरह का एबनॉर्मल शेप होता है, स्पाइक्स उसके होते हैं। विटामिन ए की डिफिशियंसी में उसको कहते हैं एकंतोसाइटोसिस। एकंतो मीन्स स्पाइक्स, साइटो मीन्स ब्लड सेल, ठीक है, और कौन से आरबीसीज मेनली, तो उनके ऊपर स्पाइक्स आ जाते हैं। मसल वीकनेस भी होती है और डीमैलिनेशन ऑफ पोस्टीरियर कॉलम होता है। अब पोस्टीरियर कॉलम आपको पता है, या डॉर्सल कॉलम, उसका काम क्या था, उसके अंदर फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनिटस हमारे पास क्या है, रन कर रहे थे, असेंडिंग ट्रैक्स थे, और उसका फंक्शन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन था, प्रोप्रियोसेप्शन था, फाइन टच था, वाइब्रेशन था। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास लॉस हो जाएंगे क्योंकि डीमैलिनेशन हो रही है। तो जैसे विटामिन बी 12 में डीमैलिनेशन होती है, इसमें भी होती है, लेकिन विटामिन बी 12 में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी साथ में होता है, इसमें वो चीज़ नहीं होती। देखें, विटामिन ई क्या है, एक एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट भी है। मतलब एंटीऑक्सीडेंट किसको कहते हैं, जो कैंसर काजिंग एजेंट से या कैंसर से हमें बचाते हैं। एंड हैज़ सिमिलर न्यूरोलॉजिकल फीचर, ठीक है, इसकी डिफिशियंसी में सेम न्यूरोलॉजिकल फीचर होते हैं एज विटामिन बी 12, ठीक है, जैसे विटामिन बी 12 में भी डीमैलिनेशन होती है, इसमें भी, बट विदाउट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। लेकिन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन ई में नहीं होता, इसमें हमारे पास मेगालोब्लास्टिक की बजाय हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, और बी 12 में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन ई की अगर एक्सेस होगी तो रिस्क ऑफ एंटेरोकोलाइटिस होता है इन्फेंट्स में। एंटेरो मीन्स क्या है, जीआईटी, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और कोलोन मीन्स कोलोन है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की ये ITIES का मतलब इन्फ्लेमेशन हो सकती है। B1 डिफिशियंसी जो होगी तो थायामीन होता है, ठीक है, B1, तो उसमें ड्राई बेरी होता है और वेट बेरी। अब ड्राई और वेट बेरी में क्या डिफरेंस होता है, जो ड्राई बेरी होता है उसमें CNS इन्वॉल्व होता है, जैसे वर्निकीज इंसेफेलोपैथी होता है ना, वो भी हमारे पास विटामिन बी की डिफिशियंसी से होता है। तो इसमें हमारे पास नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ठीक है, नर्व्स हमारे पास डैमेज होते हैं, और वेट बेरी में हमारे पास जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ठीक है, वो हमारे पास डैमेज होते हैं, जैसे हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह होगी, ठीक है, एनोरिज्म वगैरह हो सकते हैं, वर्निकीज कॉर्सकोफ सिंड्रोम भी हो सकता है, और उसको फिर हम मेजर करते हैं ट्रांसकीटोलेज, एक हमारे पास एंजाइम है ब्लड के अंदर, उसका लेवल चेक करेंगे कि भाई उसके थ्रू हमें पता चलेगा विटामिन बी की डिफिशियंसी है या नहीं है। तो वर्निकीज कॉर्सकोफ सिंड्रोम क्या होता है, इनमें हमारे पास CNS के सिम्टम्स होते हैं मेनली, ठीक है, कन्फ्यूजन होता है, एटेक्सिया होता है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है, उसकी वजह से एटेक्सिया हो रहा है, इम्बैलेंस होता है। ऑप्थेल्मोप्लेजिया का मतलब आइज़ की मूवमेंट्स नहीं होगी, निस्टिग्मस साथ में हो सकता है, ठीक है, एमेनेजिया भी हो जाता है वर्निकीज में, मतलब उसकी जो हमारे पास वो होती है मेमोरी, वो हमारे पास इम्पेयर्ड हो जाएगी, मैम, डिमेंशिया उसको हो जाएगा। फिर B2 की डिफिशियंसी, B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। तो अब देखो, राइबोफ्लेविन क्या बना रहा होता है, FAD बना रहा होता है। FAD हमारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का भी पार्ट है, हर सेल के अंदर होता है, फेल्विन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो राइबोफ्लेविन मतलब फेल्विन बना रहा है। तो जब इसकी डिफिशियंसी होगी तो क्या है, कार्निया के ऊपर वेसल्स ज़्यादा बनेंगे, कार्नियल वस्कुलराइजेशन हो जाएगी। B3 की डिफिशियंसी, B3 को हमारे पास क्या है, नियासिन कहते हैं, तो वो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक हमारे पास NAD बना रहा होता है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो NAD हमारे पास फिर नहीं बनेगा, तो उसकी वजह से फिर पेलेग्रा होगा। पेलेग्रा में क्या होता है, डायरिया होता है, डिमेंशिया होता है, डर्माटाइटिस
डी या D3 से याद रखो, ठीक है। डायरिया एक डी क्या है, डायरिया है, दूसरा डिमेंशिया है, तीसरा डर्माटाइटिस है। डर्माटाइटिस स्किन की इन्फ्लेमेशन है, डिमेंशिया क्या है, लॉस ऑफ मेमोरी है, डायरिया उसको हो जाएगा। और हमारे पास अगर बहुत सीवियर हमारे पास B3 डिफिशिएंसी होगी तो साथ में बच्चों के अंदर तो फिर डेथ भी हो सकता है, 4D, ठीक है। B5 क्या है, वो एक को फैक्टर है फॉर को एंजाइम ए, ठीक है। पेंटोथेनिक एसिड इसको कहते हैं। और को एंजाइम ए अब आपको पता है स्टाइल को ए बना रहा था, और स्टाइल को ए पर क्या है, क्रेब साइकिल में हर सेल के अंदर क्रेब साइकिल का प्रोसेस होता है और उससे ATP बन रहा होता है। तो उसके लिए हमारे पास विटामिन B5 की रिक्वायरमेंट है। फिर B2 रिक्वायर्ड, B2 भी हमारे पास क्या है, वही है, एक को फैक्टर है, ठीक है, राइबोफ्लेविन। वो रिडॉक्स रिएक्शन में उसको रिक्वायर्ड होता है। रिडॉक्स मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब B2 की ज़रूरत कहाँ पे थी जब हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे किसको, ये क्या नाम है, पायरुवेट जो बन जाता है, पायरुवेट बन गया ग्लाइकोलाइसिस में, तो वो कन्वर्ट हो रहा होता है एसिटाइल को ए में, वहाँ पर रिक्वायर्ड होता है B5। और विटामिन B2 रिक्वायर होता है आगे उसमें क्रेब साइकिल में FAD बनाने में। B5 हमारे पास सॉरी, B5 की डिफिशिएंसी से एड्रिनल इंसफिशिएंसी भी हो सकती है, मतलब एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं वो कम बनेंगे। B7 बायोटिन है, ये बाइंड करता है एविडिन। एग के अंदर हमारे पास एक कंपोनेंट एग का होता है एविडिन, उसके साथ B7 बाइंड करता है और कैरियर ऑफ 1 कार्बन है, एक कार्बन को कैरी करता है। B7 का रोल क्या है, लिवर मेटाबॉलिज्म में है। B9 फॉलिक एसिड है और ये भी 1 कार्बन ट्रांसफ़र, वो कैरियर है, ये बात याद रखें। B7 1 कार्बन कैरियर है और B9 1 कार्बन ट्रांसफ़र है, उसको ट्रांसफ़र करता है। B7 रिक्वायर्ड है को फैक्टर फॉर कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन के लिए। और B9 की डिफिशिएंसी अगर होगी तो क्या होंगे, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है, जैसे एनएनसेफेली होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या है, न्यूरल ट्यूब जो एम्ब्रियोलॉजी के दौरान बनता है, फीटस के अंदर बनता है, तो उसका जो एंटीरियर क्रेनियोफोर है, एंटीरियर उसका जो ये होल होता है ना, ये न्यूरल ट्यूब है फॉर एग्जांपल, ये इसका पोस्टीरियर न्यूरोपोर है, ये एंटीरियर न्यूरोपोर है। अगर ये क्लोज नहीं होगा, ठीक है, B9 की डिफिशिएंसी होगी तो ये क्लोज नहीं होगा। जब क्लोज नहीं होगा तो फिर क्या है, इसने असल में बनाना होता है क्या, ब्रेन, एंटीरियर क्रेनियोपोर ने। तो वो जब क्लोज नहीं होता तो ब्रेन नहीं बनता। ब्रेन जब नहीं बनता उसको कहते हैं एनइनसेफेली। इंसेफेली मीन्स ब्रेन, एन का मतलब एब्सेंट, तो उसका ब्रेन एब्सेंट होता है, उसका हेड भी बहुत छोटा सा होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान B9 की डिफिशिएंसी से ये होता है। और B12 की डिफिशिएंसी अगर हो जाए तो उसमें फिर स्पाइना बाइफिडा हो सकता है, ठीक है, पोस्टीरियर क्रेनियोपोर। और इसके अलावा B12 की डिफिशिएंसी में क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है, बड़े लार्ज सेल्स होते हैं RBCs, ठीक है, एबनॉर्मल शेप के। और साथ में डीमेलानाइजेशन भी होती है। अब ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन जो होती है वो किस चीज़ की डिफिशिएंसी में होता है, B12 में मोर देन B6 और B12 दोनों में होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये दोनों दिए हों तो आपने B12 टिक करना है, अगर वो नहीं होगा तो फिर आपने B6 टिक करना है। अब ऑप्टिक न्यूराइटिस क्या है, एक तो B12 डिफिशिएंसी में, दूसरा इस तरह से आ सकता है कि एक टीबी का पेशेंट है, वो टीबी की ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उसको हमारे पास ऑप्टिक न्यूराइटिस, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह हो गई है, तो उसकी काज क्या है, तो आप क्या लिखेंगे कि B6 की डिफिशिएंसी। क्यों, क्योंकि जो आइसोनियाजिड होता है, आइसोनियाजिड है ना, वो हमारे पास किसका, एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी में हमारे पास आइसोनियाजिड भी दे रहे होते हैं। तो आइसोनियाजिड हमारे पास B6 की डिफिशिएंसी काज कराता है, उसकी वजह से फिर हमारे पास ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, साथ में ATT के साथ हम लोग बीटा-6 जो टेबलेट होती है वो अभी हम देते हैं ताकि ऑप्टिक न्यूराइटिस ना हो जाए। फिर पेरिफेरल न्यूराइटिस डिफिशिएंसी, पेरिफेरल जो नर्व्स होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होती है, वो किस चीज़ की डिफिशिएंसी से ज़्यादा होता है, B1 थायमीन अगर होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा आना, जैसे ये बेरी बेरी हो रहे थे, ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी है ना, स्पेशली ड्राई बेरी बेरी जो है वो नर्व्स को अफेक्ट कर रहा था ना। तो पेरिफेरल न्यूराइटिस में सबसे मोस्ट कॉमन हमारे पास B1 की डिफिशिएंसी की वजह से होता है, उसके बाद B6 है, उसके बाद B12 है। तो अगर ऑप्शन में ये तीनों हो तो B1 टिक करना है, अगर ये नहीं होगा तो B6 करना है, अगर ये भी नहीं है ऑप्शन में फिर B12 आपने टिक करना है। या फिर हो सकता है वो इस तरह से दें कि भाई पेरिफेरल न्यूराइटिस डिफिशिएंसी ऑफ इज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ, ये वाला सीक्वेंस दिया होगा, फिर साथ में दिया होगा B1 मोर देन B12 मोर देन B6 है, फिर दिया होगा B12 मोर देन B6, तो इस ऑप्शन को आपने टिक करना है, ये वाला जिसमें इस सीक्वेंस में हो। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नीड थायामीन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में थायामीन की ज़रूरत होती है, किसकी, B1 की, क्योंकि पायरुवेट बन रहा है ना कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की वजह से, उसको फिर कन्वर्ट करना होता है किस में, एसिटाइल कोए में, तो वहाँ पर B1 थायामीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में फिर B2 की ज़रूरत होती है,
राइबोफ्लेविन जिसको कह रहे हैं। उसके बाद लिपिड मेटाबॉलिज्म में फिर बायोटिन की ज़रूरत होती है। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। आगे है अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स में सबसे पहले कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, मतलब वो अमाइनो एसिड जो कि कीटोन्स बना रहे हैं। कीटोन मीन्स कीटोन बॉडीज, जेनिक मीन्स बनाने वाले। तो कीटोन बॉडीज़ कौन से बनाते हैं? ल्यूसीन एंड लाइसिन। तो L2 से याद रखें, ठीक है। ल्यूसीन एंड लाइसिन क्या है? कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। फिर उसके बाद एसेंशियल अमाइनो एसिड, इसको एक बार पढ़ लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक रीड दे देना। फिनाइल एलेनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन। तो इसका आप क्या है, कोई निमोनिक भी बना सकते हैं ये सारा। फिर नॉन एसेंशियल का भी इस तरह से आप पढ़ लें। कीटोजेनिक आपने याद रखने कौन से हैं? ल्यूसीन एंड लाइसिन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर ग्लूकोजेनिक में क्या है, एक बार देख लेना। पॉजिटिव चार्जेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने हाल HAL इसका निमोनिक बना हुआ है। स्टार्टिन, अर्जिनिन, लाइसिन, ये पॉजिटिव चार्जेस अमाइनो एसिड्स हैं। और नेगेटिव चार्जेस अमाइनो एसिड क्या है, वो जिनके आखिर में ATE आ रहा है, ठीक है, जैसे स्पार्टेट, ग्लूटामेट, ये भी आपने याद रखना है। DNA के ऊपर हिस्टाडीन होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमाइनो एसिड डिफिशिएंसी काजिज सेल इंजरी। अच्छा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक है, वो कह रहे हैं कौन से अमाइनो एसिड की डिफिशिएंसी जब होगी तो सेल इंजर्ड होगा, तो वो है ग्लाइसिन। नीचे फिर गए अमाइनो एसिड काज इंजरी टू सेल। यहाँ पर फिर ये कह रहा है कि कौन सा अमाइनो एसिड सेल को इंजर्ड करता है। वहाँ पर डिफिशिएंसी, कौन से अमाइनो एसिड की डिफिशिएंसी की वजह से फिर सेल की इंजरी हो रही है। यहाँ पर कौन सा अमाइनो एसिड, असल में क्या है, एक्सेस यहाँ पर लिखना चाहिए था, ठीक है, कि किस अमाइनो एसिड के एक्सेस की वजह से क्या इंजरी हो रहा है सेल को, तो वो है कोलिन। कोलिन एक अमाइनो एसिड है, उसकी अगर एक्सेस होगी तो फिर क्या होगा, सेल इंजर्ड होगा। लेकिन नॉर्मल मिकदार में कोलिन की ज़रूरत है, क्योंकि ये बना रहा होता है हमारे पास लिपिड बाइलेयर जो मेम्ब्रेन है, उसका सेल मेम्ब्रेन जो है, उसमें हमारे पास फास्फेटिडाइल कोलिन होता है कि नहीं, वो एक फास्फोलिपिड है। फास्फेटिडाइल कोलिन क्या एक फास्फोलिपिड है, जो कि प्रेजेंट होता है किस में, सेल मेम्ब्रेन में। तमाम सेल्स के मेम्ब्रेन में फास्फेटिडाइल कोलिन भी होता है और फास्फेटिडाइल इथानोलोमिन भी होता है। तो उसके लिए सेल मेम्ब्रेन के लिए कोलिन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर कोलिन एक्सेस में हो जाए तो फिर इंजर करेगा सेल को। उसके बाद अमाइनो एसिड काजिंग रीनल स्टोन, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइसिन है, ठीक है, लाइसिन हमारे पास क्या है, रीनल स्टोन्स, किडनी स्टोन्स बनाता है। अमाइनो एसिड इन एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, ट्रिप्टोफैन, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। थ्रियोनिन डज नॉट कंटेन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ये आप याद रखें, MA और मिथियोनिन और सिस्टीन, ठीक है, MC क्या है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। हिस्टोन्स है, हिस्टोन के ऊपर अर्जिनिन एंड लाइसिन होते हैं, और DNA के ऊपर क्या होता था, हिस्टाडीन होता था, और ये तीनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्रोमोसोम के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस अमाइनो एसिड्स होते हैं। क्रोमोसोम में क्या है, यही हिस्टोन होते हैं और साथ में DNA होता है ना। अल्फा अमाइनो ग्रुप ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स डिराइव होता है किससे, ग्लूटामेट से। अब जो ग्लूटामेट है उसका जो अल्फा अमाइनो ग्रुप है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड से डिराइव हुआ है। इमिडाजोल ग्रुप क्या है, उसके अंदर हिस्टाडीन होता है, और प्रिकर्सर ऑफ हीम क्या है, ग्लाइसिन। अब हीम जो बन रहा होता है बाद में, फिर उसके साथ प्रोटीन मिलते हैं जिनको हम ग्लोबिन कह रहे होते हैं, फिर हीमोग्लोबिन बन जाता है। शुरू में हीम जो बनता है, जो कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले ग्लाइसिन की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से ग्लाइसिन की अगर डिफिशिएंसी होती है तो सेल इंजर्ड होता है और RBCs वगैरह भी नहीं बन सकते। फिर आगे है कोलाजन डिसऑर्डर्स। अब डिसऑर्डर्स की तरफ आते हैं। कोलाजन आपको पता है हमारे बॉडी में उनकी बहुत ज़रूरत होती है। कोलाजन एक प्रोटीन होता है, ठीक है, उनकी ज़रूरत होती है हर जगह पे, ब्लड वेसल के अंदर, वॉन्ड हीलिंग वगैरह के लिए। तो ये एक हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको कहते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ऑस्टियो मीन्स बोन, जेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन। बोन की प्रोडक्शन क्या हो गया है, इम्परफेक्ट हो गई है, इस वजह से इसको कहते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो जेनेटिक बोन डिसऑर्डर है ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो इसमें बोन क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, टूटते जल्दी हैं। काज बाया, क्यों काज हो रहा है, एक जीन डिफेक्ट की वजह से। और वो जीन कौन से, मोस्ट कॉमनली ये कोलाई A1 और कोलाई A2। अब ये दो जीन जब डिफेक्ट इनमें होता है तो फिर कोलाजन ठीक से नहीं बनता, उसकी वजह से बोन वीक होते हैं, ब्रिटल होते हैं। तो डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अदरवाइज क्या है, टाइप 1 कोलाजन। तो टाइप 1 कोलाजन की डिक्रीज प्रोडक्शन होती है, क्यों हो रही है, क्योंकि जीन म्यूटेशन है कोलाई A1 में और कोलाई A2 में, उसकी वजह से टाइप 1 कोलाजन ठीक से नहीं बनता, उसकी वजह से फिर क्या होता है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा डिजीज़ होती है। अब इसके साइन और सिम्टम्स क्या है, एक तो ब्रिटल बोन है, बाकी क्या है, ये देखें बाइट है। बोन्स मतलब मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं बोन्स में, ब्रिटल बोन है ना। और आई से आई ब्लू स्क्लेरा इसमें होता है, ठीक है, स्क्लेरा ब्लू हुआ पड़ा होता है, क्योंकि स्क्लेरा के अंदर भी कोलाजन टाइप 1 की ज़रूरत है, तो वो नहीं होता तो ब्लू स्क्लेरा होता है। टीथ के अंदर भी कोलाजन होते हैं, तो डेंटल इम्परफेक्शन होगा, एयर में हेयरिंग लॉस।
उसके बाद है एलर डैनलोस सिंड्रोम। इसमें भी फाल्टी कोलेजन सिंथेसिस होती है, काजिंग हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन होता है। स्किन जो है हाइपर एक्सटेंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड उसको कर सकते हैं, मतलब वो बहुत फ्लेक्सिबल है, उसको जब आप ऐसे स्किन उठाएंगे किसी का बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होगा। हाइपर मोबाइल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब हम जॉइंट्स को फॉर एग्जांपल इस तरह कर सकते हैं, एक्सटेंड यहाँ तक कर सकते हैं, वो फॉर एग्जांपल इसको फुल 90 डिग्री तक परपेंडिकुलर भी ला सकता है, ठीक है। तो क्योंकि हाइपर मीन ज़्यादा उनमें मूवमेंट्स होती है जॉइंट्स में। एंड टेंडेंसी टू ब्लीड, और ब्लीडिंग के भी टेंडेंसी होती है, क्योंकि कोलाजन हमारे पास क्या है ब्लड वेसल के अंदर भी होता है। तो ब्लड वेसल जब कोलाजन जब ठीक से नहीं बना तो ब्लड वेसल भी फ्रेजाइल होते हैं, उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, इजी ब्रूजिंग होती है। फिर एसोसिएटेड विद और क्या क्या होता है, जॉइंट डिसलोकेशन इनमें हो सकते हैं, क्योंकि हाइपर मोबाइल जॉइंट्स हैं तो वो डिसलोकेट भी इजीली हो सकते हैं। और बैरी एंड एरोटिक एनोरिज्म इसमें होते हैं, क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल के अंदर कोलाजन ठीक नहीं है, इस वजह से एनोरिज्म भी हो रहे हैं, ब्लीडिंग भी इसी वजह से हो रहा है। और आर्गन्स के भी रप्चर हो सकते हैं, आर्गन्स में भी कोलाजन होते हैं। तो ये इसके हमारे पास अब इसके टाइप हैं एलर्स डैनलोस सिंड्रोम के। एक है हाइपर मोबिलिटी टाइप, जिसमें जॉइंट इंस्टेबल होते हैं और हमारे पास डिसलोकेटेड जॉइंट होते हैं, मोस्टली डिसलोकेट हो सकते हैं जॉइंट्स, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। दूसरा है क्लासिकल टाइप, उसमें जॉइंट एंड स्किन सिम्टम्स दोनों होते हैं, ठीक है। स्किन भी हाइपर एक्सटेंड होता है उसमें, काज्ड बाय म्यूटेशन ऑफ टाइप 4 कोलाजन, कोलाई 5A1 एंड कोलाई 5A2, उसकी वजह से हो रहा है। और वो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा क्या है, कोलाई A1 और A1-2, उसकी वजह से हो रहा था। उसके बाद है तीसरा जो टाइप है इसका वस्कुलर टाइप है, जिसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स बहुत हमारे पास फ्रेजाइल होते हैं, इंक्लूडिंग वेसल, ठीक है। जैसे एरोटा, उसके अंदर इस वजह से एन्यूरिज्म बन रहे हैं। मसल्स वीक होते हैं, आर्गन्स दैट आर प्रोन टू रप्चर, ये सारे रप्चर हो सकते हैं, जैसे कि यूट्रस, ग्रेविड यूट्रस हो सकता है, रप्चर हो सकता है। म्यूटेशन इन टाइप 3 प्रो कोलाजन, इसमें टाइप 3 कोलाजन इस वजह से कोलाई 3A1 में A1 और A2 कोलाई जीन जो थे वो कोलाजन टाइप 1 बना रहे थे, और कोलाजन टाइप 5 हमारे पास कोलाई 5A1 जीन बना रहा है, तो उसमें हमारे पास क्लासिकल टाइप वाला ये होता है। और वस्कुलर टाइप में हमारे पास कोलाजन टाइप 3 प्रो कोलाजन जो होता है, इस वजह से 3A1 में म्यूटेशन है। फिर है मार्फन सिंड्रोम। अब ये करेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। डिफेक्टिव फिब्रिलिन इसके अंदर, फिब्रिलिन एक प्रोटीन है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में होता है, तो ये डिफेक्टिव होता है। फाइंडिंग्स क्या होते हैं, टाल विद लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज़, ये टाल होते हैं ये पेशेंट, और थिन होते हैं एक्सट्रीमिटीज़ इनके लॉन्ग होते हैं। जो लिम्स हैं, जो हाथ हैं, बाजू वगैरह, वो ज़्यादा लंबे होते हैं नॉर्मल लोगों से, ठीक है। इसके अलावा पेक्टस क्रेनियटम होता है, इनका जो हमारे पास चेस्ट होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है, जैसे पिजन चेस्ट होता है उसको कहते हैं पेक्टस क्रेनियटम, या फिर अंदर की तरफ धंसा होता है जिसको कहते हैं पेक्टस एक्सकेवेटम। और हाइपर मोबाइल जॉइंट्स भी होते हैं, साथ में रेक्नोडेक्टली, लंबे लंबे, एक तो एक्सट्रीमिटीज़ लंबे, छोटे फिंगर्स भी इनके बहुत लंबे लेंथी होते हैं, ठीक है, और थिन होते हैं। ये मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इनमें क्या होता है, एरोटिक रूट की एनोरिज्म हो सकती है, ठीक है, एरोटिक रूट एनोरिज्म, और उसका रप्चर हो सकता है, ठीक है, या डायसेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से हमारे पास मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स भी इसके अंदर होता है। और इंक्रीज रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स भी इनमें हो सकता है। लेंस डिसलोकेट हो सकता है इनमें, अपवर्ड एंड आउट है, ठीक है, वर्सेस डाउन एंड इन ऑफ और होमोसिस्टिन में लेंस डाउन एंड इन होता है, यहाँ पर अपवर्ड एंड आउट होता है। तो ये हो गया आपका एलर-डैनियल सिंड्रोम। अभी आते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ की तरफ। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ में सबसे पहले वुन गिरकीज डिजीज़ टाइप 1 है। अब वुन गिरकीज डिजीज़ टाइप 1 में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज की डिफिशियंसी है। ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम का काम क्या है कि हमारे ग्लूकोज जैसे हमारे ब्लड से जाता है सेल के अंदर, तो वहाँ पर वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। किस में, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। वो कौन सा एंजाइम कन्वर्ट कर रहा होता है, उसको कहते हैं हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज, काइनेज मीन्स फास्फेट को अटैच करवाना, हेक्सोज मीन्स 6 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ, मतलब ग्लूकोज, गैलेक्टोज या फ्रुक्टोज के साथ। तो हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम होता है, जैसे ग्लूकोज ब्लड से एंटर होता है टिश्यूज़ के अंदर, सेल्स के अंदर, तो वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा, ग्लूकोज के साथ फास्फेट ऐड करवा देगा। किस पोजीशन पे, 6 कार्बन पे। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज वापस सेल से बाहर निकल सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या है, वो फास्फेट उसके साथ अटैच कर देगा। तब फिर क्या है, ग्लूकोज क्या है, एक तो पोलर हो जाएगा, फास्फेट के ऊपर चार्ज होता है ना, उसकी वजह से बाहर नहीं निकल सकेगा। दूसरा उसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से भी वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से वापस बाहर नहीं निकल सकेगा, मतलब फिर ट्रैप हो जाता है सेल के अंदर। और फिर हमारे पास क्या है, उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। अब क्या है, शुरू में क्या है, हो सकता है ज़्यादा ग्लूकोज एंटर हो जाए सेल के अंदर। अब सारा कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लूकोज 6 फास्फेट में, कुछ यूटिलाइज हो गया, कुछ इसी तरह पड़ा हुआ है। अब जब ब्लड का ग्लूकोज कम होता है तो फिर यही ग्लूकोज 6 फास्फेट क्या है, इसने दोबारा जाना होता है क्या है, ब्लड के अंदर जाता है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया से प्रिवेंट करने के लिए। तो फिर क्या है, उस वक्त कौन सा एंजाइम काम करता है, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। वो क्या करेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज क्या है, 6 पोजीशन पे जो फास्फेट है उसको रिमूव कर देगा ग्लूकोज से।
अब वो एंजाइम जब डिफिशिएंट होगा तो ग्लूकोज से फास्फेट, जब वो एंजाइम क्या करेगा, इस फास्फेट को रिमूव करेगा। जब ये फास्फेट रिमूव हो गया तो ग्लूकोज क्या है, सेल से निकल के वापस क्या है, ब्लड के अंदर आएगा और हाइपोग्लाइसीमिया से बंदा प्रिवेंट हो सकता है। ठीक है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम नहीं होगा। लेकिन जब वो एंजाइम डिफिशिएंट है तो क्या है, 6 फास्फेट रिमूव नहीं होगा तो फिर क्या है, ग्लूकोज बाहर नहीं आ सकता ब्लड के अंदर, और फिर क्या है, पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया के बहुत ज़्यादा अपोजिट्स पड़ते हैं, जिसकी वजह से बंदा कोमा में भी जा सकता है। अब इसमें सारा यही है, देखें, डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेटेज है, कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज एंड ग्लूकोज पॉलीमर्स गिवन इन हाई अमाउंट्स में देते हैं ताकि प्रिवेंट हो सके हाइपोग्लाइसीमिया। अब हाइपोग्लाइसीमिया को फिर प्रिवेंट करने के लिए उनको हम लोग ग्लूकोज और ग्लूकोज के जो पॉलीमर्स होते हैं वो हम लोग बहुत ज़्यादा देते हैं, ताकि क्या है, कुछ ना कुछ हमारे पास ग्लूकोज पड़ा रहे ब्लड के अंदर, बाकी तो सारा सेल के अंदर एंटर होगा, वो सेल से बाहर नहीं निकल सकता दोबारा। तो जो हमारे पास कुछ ना कुछ ब्लड के अंदर पड़ा रहे ताकि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो सके, इस वजह से ज़्यादा ग्लूकोज वाले कार्बोहाइड्रेट वाले फूड जिनको देते हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज हैं उनको अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, इस लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस डिजीज़ के अंदर। तो फिर लैक्टिक एसिडोसिस इन पेशेंट्स में पहले से होता है, तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज अगर आप फिर से देंगे तो और ज़्यादा लैक्टेट ऐड होगा, तो लैक्टिक एसिडोसिस फर्दर एग्रीवेट ऑलरेडी रेज लैक्टेट इन वन गिरकीज डिजीज़। ठीक है, तो इस वजह से ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज वाले फूड रिस्ट्रिक्ट होते हैं इस डिजीज़ में। ठीक है, तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज रिस्ट्रिक्टेड डाइट हम देते हैं, लेकिन क्या है, ग्लूकोज वाले कार्बोहाइड्रेट वो रिच डाइट इनको देते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट है, समझें। फिर पॉम्प डिजीज़ है, टाइप 2 है। ठीक है, अब उसमें पॉम्प डिजीज़ टाइप 2 में क्या होता है, लाइसोसोमल एसिड अल्फा 1 4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम की डिफिशियंसी होती है विद अल्फा 1 6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों की हमारे पास डिफिशियंसी हो गई एंजाइम्स की, जिसकी वजह से फिर क्या है, हार्ट का साइज़ बढ़ रहा है, कार्डियोमेगली होती है। फिर है कोरीज डिजीज़ टाइप 3, इसमें डिफिशियंसी है डी ब्रांचिंग एंजाइम की। वो कौन सा है, अल्फा 1 6 ग्लूकोसाइडेज एंड 4 अल्फा डी ग्लूकोनोराइल ट्रांसफरेज, इनकी डिफिशियंसी होती है। उसके बाद है एंडरसन्स डिजीज़ टाइप 4, जिसमें डिफिशियंसी होती है ब्रांचिंग एंजाइम के। उसमें डी ब्रांचिंग एंजाइम है, यहाँ पर ब्रांचिंग एंजाइम है। ये भी आपने एक बार पढ़ने हैं, वॉन गिरकीज को तो आपने पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हेपाटोस्प्लीनोमेगाली भी इसके अंदर हो जाता है, ब्रांचिंग एंजाइम जब डिफिशिएंट होता है एंडरसन डिजीज़ में। फिर है मेकार्डल डिजीज़। अब मेकार्डल डिजीज़ क्या है, इसको कहते हैं टाइप 5। ये सारे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है, मतलब इन सब के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है, लेकिन उनकी फिर ब्रेक डाउन नहीं हो रही। जब ब्रेक डाउन नहीं होगी तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है ना, इन सब में हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस होते हैं। तो मेकार्डल टाइप 5 जो है, ये हमारे पास डिफिशियंसी इसमें किसकी होती है, स्केलेटल मसल के अंदर जो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम है उसकी डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प होते हैं और मायोग्लोबिन यूरिया होता है। मायोग्लोबिन टूटता है, यूरिन में चला जाता है, और मसल क्रैम्प्स भी इसके अंदर हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे पढ़ेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।